नमस्कार दोस्तों, संस्कृत के इस दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत में व्यंजनानि के बारे में। जैसे संस्कृत वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो पहला अध्याय था उसमें हमने संस्कृत स्वर के बारे में जाना, तो आज हम संस्कृत व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क वर्ग होता है, जिसको हम कंठ से, जिनके सभी वर्णों को कंठ से उच्चारण किया जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। तो हमने यहाँ देखा कि जिन व्यंजनों या फिर वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य व्यंजन या वर्ण कहा जाता है। हमारी जो जीभ है वो मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती और ध्वनि कंठ से उत्पन्न हो रही है, इसलिए उनको कंठ्य या फिर क वर्ग भी कहा जाता है। अगला है तालव्य। वो वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त हमारी जीभ तालव्य को स्पर्श करती है, तालु को स्पर्श करती है, वो है च वर्ग। च वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ। तो इनका उच्चारण करते वक्त हमारी जीभ तालव्य को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण भी कहा जा सकता है। चलिए, और च वर्ग कहते हैं। अगला है मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन सा भाग होता है, हम इस चित्र से देख सकते हैं। जैसे यहाँ से हम चित्र में देख रहे हैं, चित्र से हम देख सकते हैं कि मूर्धन्य वो भाग होता है जो तालव्य और दंत के बीच होता है, और उन वर्णों का उच्चारण हम करने के लिए मूर्धन्य भाग को स्पर्श करते हैं, हमारी जीभ स्पर्श करती है, और वो ट वर्ग से आते हैं। जैसे हम इसका प्रोनाउंसिएशन या फिर हम इसका उच्चारण करते हैं और देखते हैं। ट, ठ, ढ, ढ, ण। तो ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य भाग से होता है। उसके बाद अगला है दंत। दंत यानी दांत। जो जिन वर्णों का उच्चारण या जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत से होता है, दांत के जीभ टकराने से होता है, उनको हम दंत्य वर्ण भी कह सकते हैं, और वो तय वर्ग से आते हैं। तो अब हम इनका उच्चारण करके देखते हैं। त, थ, द, ध, न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ओष्ठ है, आखिरी जो भाग आता है वो ओष्ठ है, जिससे हम जिन वर्णों का उच्चारण हम होठों से करते हैं, होठ आपस में एक दूसरे को टकराते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसको हम ओष्ठ वर्ण या ओष्ठ व्यंजन भी कह सकते हैं। तो जैसे कि वो सभी प वर्ग से आते हैं, तो हम इनका एक बार उच्चारण करके देखते हैं। प, फ, ब, भ, मैं। सभी में, इन सभी पांचों में हमने देखा कि हमारे होठ आपस में टकराते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ अंतस्थ और ऊष्माः के शब्द भी हमारे पास हैं। तो अंतस्थ है कौन से वर्ण या कौन से व्यंजन हैं? य, र, ल, व। तो इनका उच्चारण करने के लिए हम कौन से ध्वनि के उत्पन्न होने वाले भाग या फिर कौन से भाग जिनको जीभ स्पर्श करती है वो हम जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रंगों से हमने यहाँ पर रंग दिए हैं।
ये लाल रंग है जो कि कंठे को प्रदर्शित करता है, कि जो लाल रंग हमने दिया है ताकि हम उनको अलग कर सकें कि ये कंठे से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है। उसके बाद ये केसरी रंग है जो दर्शाता है कि उच्चारण तालव्य से हो रहा है। उसके बाद पीला जो रंग है वो मूर्धन्य के लिए प्रयोग हुआ है। हरा रंग दांत के लिए है और ये जो नीला रंग है वो ओष्ठ्य के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि यह किस भाग से इसकी ध्वनि उत्पन्न हुई है, तो वो है तालव्य। ये देखिए तालव्य, केसरी रंग में हमने इसको पूरे में इसलिए इसको रंग दिया हुआ है ताकि हम आसानी से इसको पहचान सकें। तालव्य, तो तालव्य से य, जब भी हम य बोलते हैं तो जीभ हमारी तालव्य को स्पर्श करती है। उसी तरह र, अब र जो जिसका हम उच्चारण करते हैं तो वो कहाँ से होता है, मूर्धन्य से। और ये कौन सा भाग है, तालव्य और दंत के बीच का भाग है ये वाला। तालव्य और दंत के बीच का जो भाग है उसको मूर्धन्य कहते हैं और र का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। अगला है ल। ल, तो हमने देखा कि जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दंत से टकराती है, तो इसलिए इसको दंत श्रेणी में रखा जाता है। अगला है व, तो व हमने देखा तो व इसका उच्चारण इन दोनों ही भाग से होता है, दंत और ओष्ठ से। हमने देखा कि जब हम व का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ आपस में टकराते हैं और एक गोल शेप बनाते हैं व, तो ओष्ठ है। और दंत्य व जब बोल के समाप्त होता है व, तो बीच में जीभ दांत से स्पर्श करती है, तो व की ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद ऊष्माण। ऊष्माण में ये 4 शब्द होते हैं। श, हमने देखा जीभ तालव्य से स्पर्श कर रही है। दूसरा स, मूर्धन्य से आवाज इसकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। स यानी कि जीभ जो है दंत से स्पर्श करती है, इसलिए ये दंत्य श्रेणी में आता है। तो जब हम है बोलते हैं हमारी जीभ किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती और ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है, इसलिए है का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। उसके बाद संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण का अर्थ होता है जो वर्ण 2 से या 2 से ज़्यादा का उनके मेल से बना होता है। जैसे कि तो क्षय हमारे पास 2 वर्णों के मेल से बना हुआ एक वर्ण है। क श, क हमने देखा, क हमने जाना कंठ से इसका उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये लाल रंग में है कंठ। क श, श मूर्धन्य से उत्पन्न होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्षय। हम इसको कैसे बोलेंगे अभी, इन दोनों को मिश्रण को क्षय। तो क्षय शब्द क और श के मेल से बना हुआ एक वर्ण है, क्षय। अगला है त्र। त्र यानी कि त। त का उच्चारण हम दंत से करते हैं, त। र का उच्चारण मूर्ध से होता है, मूर्धन्य से होता है, त्र। त्र। अगला है ज्ञ। ज्ञ अंग, ज्ञ 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 ज्ञ, ज और ज्ञ ज्ञ। और अगला है श्रय। स और र। स का उच्चारण
तालव्य से होता है और र का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, तो ये श्रय कहलाता है। श्रय। ज्ञ, अज्ञ, श्रय। ग और ङ अगर हम देखते हैं, ग और ङ देखते हैं तो दोनों का उच्चारण तालव्य से हो रहा है, तो ये बनता है ज्ञ। ज्ञ। श्रय, त्रय, ज्ञ, श्रय। माफ कीजिए, क्षय। क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। एक बार फिर से हम इनका उच्चारण करते हैं। क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। तो इस तरह से हम व्यंजनानी का उच्चारण भी इस तरह से अलग अलग भाग से करते हैं। तो अगर हम यहाँ से ही अगर इसको उच्चारण करते हैं, एक बार हम इनसे यहाँ से इनका सभी का उच्चारण करके एक बार फिर से इनको दोहराते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ढ, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, अंत से था ये यानी तालव्य। र, मूर्धन्य। ल, ल, दंत। व, ओष्ठ और दंत से उच्चारण होता है। श, स, स, है। संयुक्त वर्ण क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो इसी तरह से सर्व स्वरा और व्यंजनानी का उच्चारण हम कर सकते हैं, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य से। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने यहाँ देखा बहुत सभी में जो वर्ग है, जो वर्ण है, उसके व्यंजन का जो वर्ण है उसके नीचे हमने देखा, हमने एक हलंत लगाया हुआ है। क हलंत, ख, ग हलंत, ड हलंत, सबके नीचे हलंत है। संस्कृत में ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे निकाला जाता है, तो इसके बारे में हम भी जानते हैं। तो जब भी हम किसी भी व्यंजन के साथ हलंत के साथ अगर हम किसी भी स्वर का प्रयोग होता है, जैसे किसी भी स्वर का हम अगर प्रयोग करेंगे तो हलंत हट जाता है। ये एक एक वर्ण है संस्कृत में, इसलिए इनके साथ हलंत लगाया जाता है। ये एक एक वर्ण है, एक एक वर्ण है, एक एक वर्ण है, इसलिए इनके पीछे हलंत है, इनके नीचे हलंत लगेगा। लेकिन जब हम इनको एक शब्द बनाने में प्रयोग करते हैं तब ये हलंत हट जाता है। और वो कैसे हटता है, क्योंकि इनके साथ किसी न किसी स्वर का प्रयोग होता है। तो जैसे ही हलंत के साथ स्वर का प्रयोग होता है, हलंत हट जाता है। जैसे क जमा अ, क, च जमा अ, च, क्ष जमा अ, क्ष, या क जमा श जमा आ इज क्ष, अ जमा इंग, इंग जमा अ, क जमा ई, की, क जमा बड़ी ई, की, क जमा ऊ, कु, क जमा ऊ, कु, क जमा ए, के, क जमा ओ, को, क जमा अय,
कौ। तो इस तरह से इनका हलंत हटाया जा सकता है, किसी भी वर्ण का या किसी भी व्यंजन का स्वर के साथ प्रयोग करके उसका हलंत हटाया जा सकता है संस्कृत में। ठीक है, उसके बाद ड, इसको ड नहीं अंग कहते हैं, अंग का उच्चारण। जैसे कि ये हमारा एक शब्द है गंगा, गंगा, तो गंगा के बीच में अगर इस तरह से हम लगाएंगे तब भी ये सही उच्चारण होता है, गंगा, गंगा, गंगा। उसी तरह ङ का उच्चारण कैसे होता है, चूंच, चौंच, चौंच, पक्षी की चोंच को चौंच कहा जाता है, चौंच, चौंच, चौंच। इस तरह से इसका उच्चारण होता है। ण का उच्चारण जैसे दंड, दंड, ये अनुस्वर है इसलिए दंड, दंड, ना कि दंड, ये गलत हो जाता है, इसलिए इसका उच्चारण ण से ही किया जाता है, दंड, दंड, नो कि दंड, दंड सही है। ड, न, ड, ण को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से भी होता है। ण, ङ, ञ, ण। उसके बाद अगला है विसर्ग का उच्चारण। विसर्ग का उच्चारण जैसे ये विसर्ग होता है, जो आखिर में जो दो हमारे पास बिंदु आते हैं नाम के बाद में, वो विसर्ग होता है। उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, जैसे कि हमारे पास अगर हम वर्णमाला एक बार फिर से देखें तो ये है विसर्ग, अंग, 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 ये अंग, ओहो, अंग, ओहो, अंग, ओहो। उसी तरह से विसर्ग का उच्चारण होता है, जैसे र, अ, र, म, अ। म के बाद स्वर है इसलिए हलंत हट जाएगा, रामः, रामः। कवि, क, अ, कविः, कविः, कविः। रामः, कविः। गुरुः, ग, उ, र, उ, गुरुः, गुरुः। नदीः, नदी, नदीः। वधूः, वधूः। तो इस तरह से विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। अगला है अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का मतलब होता है वायु। संस्कृत में प्राण का मतलब वायु, अल्प थोड़ा, थोड़ी वायु, महा ज्यादा वायु। कैसे? अब हम इनका उच्चारण करते हैं क वर्ग, यानी कि कंठ से इनका उच्चारण होगा। तो कंठ से हम इनका उच्चारण करके देखते हैं। क, ख। तो हमने ये पाया कि जब क का उच्चारण करते हैं तो हमें वायु कम बाहर निकलती है, लेकिन जब हम ख का प्रयोग करते हैं तो वायु ज्यादा बाहर आती है, इसलिए इसको महाप्राण कहा जाता है। ख, छ, ठ, थ, फ वायु ज्यादा बाहर आती है। घ, झ, ढ, ध, भ। तो इससे हमारे वायु जो है ज्यादा बाहर, मुख से बाहर आती है, इसलिए इनको महाप्राण कहा जाता है। अल्प प्राण जिनसे थोड़ी वायु बाहर निकलती है, जैसे क, ख, ख नहीं, क, च, ट, त, प, ग, ज, ड़, द, ब। अल्प प्राण।
और महाप्राण ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ। तो ये महाप्राण है और ये अल्प प्राण है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो अध्याय है संस्कृत वर्णमाला का, वो हमारा समाप्त होता है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे स्वर और मात्राएं क्या होती हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।